नया चैप्टर स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 1। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें कि आप केमिकल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन पढ़ते हैं, वो ब्रांच कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं दो टाइप के सेल, पहला इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल के लिए बेस्ट एग्जांपल याद रख लो, आपके मोबाइल की बैटरी वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है जिसमें कि डेल्टा जी की वैल्यू यानी गिब्स एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डेल्टा जी रिएक्शन का पॉजिटिव होता है जिसकी वजह से रिएक्शन जो होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। अब कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोलाइटिक कराओ या इलेक्ट्रोकेमिकल कराओ, बेसिकली दोनों के अंदर फ्लो तो करंट ही करेंगी। करंट को फ्लो कराने के लिए कुछ चार्ज करियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो करियर्स बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कराते हैं। इन इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस को कराने के लिए दो टाइप के करियर होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। यानी दो तरह का कंडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन मेटल्स के अंदर होता है यानी कि वायर्स के अंदर, जो कि होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। स्लो प्रोसेस होती है ये, और ये कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ डिक्रीज़ करती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ये कंडक्शन बेसिकली होता है आयंस की वजह से। दो टाइप के आयंस होते हैं सॉल्यूशंस के अंदर, एक कैटायन और दूसरे एनायंस। कैटायंस और एनायंस का कंडक्शन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ जाता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाते ही इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएट करेगा। कैटायंस एनायंस के नंबर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। मान लीजिए कोई वायर, उसके अंदर आपने फ्लो कराया करंट, कॉपर का वायर है, करंट आपने पास कराया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब वायर यानी कि मेटल, और इनके केस के अंदर कंडक्टिविटी इन्वर्स किसके होती है, टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कम होगा, यानी करंट की वैल्यू कम होगी। यानी तो जो वायर 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर है उसमें करंट की वैल्यू कम होगी, जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायर है उसके अंदर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। आपके पास दो सोल्यूशन है, 1 मोलर 2 मोलर एसिटिक एसिड के। अब ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट। अब इन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपने कराया कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, दोनों का टेम्परेचर मान लीजिए सेम है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिस इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन कम होगी उसके अंदर कंडक्शन ज़्यादा होगा, और जिस इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जिस सोल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं उसे आप इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन भी हो सकता है, एक्वस भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उनको बोला जाता है जो कि हर कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन पर 100% डिसोसिएट करते हैं, यानी कि जिनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट उनको बोला जाता है जिनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू 1 से काफ़ी कम होती है। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी 100% डिसोसिएट नहीं करते हैं। लेकिन जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको स्ट्रॉन्ग की तरह से बिहेव कराया जा सकता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह से बिहेव कर सकता है। उनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू इंक्रीज़ करती है डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली एक ऐसा सेल है जिसमें कि दो रॉड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, को हम सोल्यूशन में डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। पॉजिटिव रॉड बन जाती है एनोड, नेगेटिव रॉड बनती है कैथोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पॉजिटिव रॉड का नाम एनोड होता है और नेगेटिव रॉड का नाम कैथोड होता है। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ठीक उल्टा होता है, एनोड नेगेटिव रॉड होती है वहाँ और कैथोड पॉजिटिव रॉड होती है। एनोड या कैथोड इलेक्ट्रोलाइटिक का हो या इलेक्ट्रोकेमिकल का हो, एनोड और कैथोड पर रिएक्शन जो होती हैं वो होती है रेडॉक्स। कैथोड पर हमेशा ही रिडक्शन होता है और एनोड पर हमेशा ही ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन होता है कैटायंस का, ऑक्सीडेशन होता है एनायंस का। भूल जाओ तो याद रखो ऑयल रिग, दैट इज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक सिंपल टर्म जिससे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद रहेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट के बनने का क्राइटेरिया कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, मोल्टन है या एक्वस, मोल्टन को फ्यूज भी बोलते हैं। दूसरा
इलेक्ट्रोड का नेचर, तीसरा कंसंट्रेशन। खास बात, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑपरेट होने वाला रेडॉक्स जो होता है वो डायरेक्ट होता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑपरेट होने वाला रेडॉक्स इनडायरेक्ट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ऑपरेट होने वाला रेडॉक्स इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो अलग अलग कंटेनर्स के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ऑपरेट होने वाला रेडॉक्स एक ही सेल के अंदर होता है, जिसकी वजह से उसे डायरेक्ट रेडॉक्स बोला जाता है। तो तुम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब निकालोगे, सबसे पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपने NaCl मोल्टन सोल्यूशन लिया और NaCl का एक्वा सोल्यूशन लिया। मोल्टन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर सोल्यूशन में एक कैटाइन एक एनाइन, एक्वा सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो वाटर भी डिसोसिएट कर जाएगा H आयन और OH आयन में। तो एक्वा सोल्यूशन के केस के अंदर सोल्यूशन में होंगे दो कैटाइन दो एनाइन। मोल्टन सोल्यूशन के अंदर जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम डिपॉजिट होगा कैथोड पर और क्लोरीन लिबरेट होगी एनोड पर। लेकिन एक्वा सोल्यूशन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन में दो कैटाइन्स हैं, दोनों कैटाइन डिपॉजिट नहीं होंगे कैथोड पर। कैथोड पर H आयन जा करके डिपॉजिट होगा और लिबरेट होने वाली गैस होगी हाइड्रोजन, जबकि एनोड पर OH आयन और Cl नेगेटिव में से Cl नेगेटिव आयन डिपॉजिट होगा एनोड पर और क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। बचे दो आयन सोल्यूशन में Na और OH, वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे और बना के दे देंगे NaOH, जिसकी वजह से सोल्यूशन का pH ग्रेटर देन 7 चला जाएगा। सोल्यूशन के अंदर लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, बेरियम आयन में से कोई भी आयन H आयन के साथ प्रेजेंट होता है, तो उस सिचुएशन में इनमें से कोई भी आयन डिपॉजिट नहीं होगा, बदले में H आयन कैथोड पर रिड्यूस हो जाएगा और निकलने वाली गैस होगी हाइड्रोजन। सिमिलरली एनाइंस के अंदर अगर सल्फेट या नाइट्रेट में से कोई भी आयन OH आयन के साथ आ जाए तो दोनों आयन में से कोई भी आयन नहीं जाएगा, OH आयन डिपॉजिट होगा एनोड पर और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। तो एक सीरीज़ आपको याद रखनी है कैटाइंस और एनाइंस की, कि कैटाइंस कौन से वाले डिपॉजिट होंगे कैथोड पर, एनायंस कौन से वाले डिपॉजिट होंगे एनोड पर। जनरली एक्वस सोल्यूशन के अंदर ही ये प्रॉब्लम आती है, मोल्टन सोल्यूशन के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर फैराडे ने दो लॉ दिए। फैराडे का पहला लॉ, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, दैट इज मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि उतना ही मास डिपॉजिट होगा जितना कि आप बाहर से चार्ज पास करेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आके आपने एक कांस्टेंट लगा दिया, उस कांस्टेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो फॉर्मूला बन गया M इज इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी। यहाँ जो Z होता है इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है, इक्विवेलेंट वेट को 96500 से डिवाइड कर दीजिए। Z को निकालने के लिए फॉर्मूला E अपॉन 96500, बाकी I इंटू टी, तो M के लिए बन गया फॉर्मूला। अब ये जो इक्विवेलेंट वेट है इसको निकालने का तरीका होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, यानी कि एक्स फैक्टर या वैलेंसी बोल लो। अब अगर इसको उठा करके आप मेजर फॉर्मूले के अंदर रख दो तो फॉर्मूला बन करके आएगा मास निकालने के लिए A अपॉन एक्स इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज जो होता है वो होता है 96500 कूलाम। तो यहाँ इस फॉर्मूले की मदद से आप मास की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मास सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा। मान लो एल्यूमिनियम आयन है, 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है और आपको 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट करानी है। तो क्वेश्चन में मास की वैल्यू गिवन दे रखी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना चार्ज पास करेंगे कि 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाए। चार्ज बोल दे, करंट बोल दे, तो जो भी निकालना हो सबसे पहले निकाला चार्ज जाएगा, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला I इंटू टी होता है। तो चार्ज कैलकुलेट हो जाए तो I तो कैलकुलेट हो ही जाएगा। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27। तो मास निकालने के लिए A अपॉन एक्स इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500 वाले फॉर्मूले का यूज़ करें। एक्स क्या लेंगे
तो x आपको लेना होगा 3, क्योंकि एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस सिचुएशन के अंदर आप मास की वैल्यू को 40.5 पुट कर दीजिए, तो चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करके लेकर के आएंगे, तो वैल्यू आएगी 4.5 फराडे। उसे कूलाम में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 4.5 × 96500। अब अगर मान लो क्वेश्चन में टाइम की वैल्यू 5 सेकंड दे रखी है, करंट की वैल्यू निकालने के लिए Q/T कर देंगे, तो आई के लिए आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आ जाए सॉल्व करके। तो ये था आपके पास फराडे का सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ। अब आता है फराडे का सेकंड लॉ। अगर 2 इलेक्ट्रोलाइट आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज़ के अंदर करंट की वैल्यू यानी चार्ज की वैल्यू सेम होगी। तो लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट का जो भी वेट डिपॉजिट होगा अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर, वो वेट इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में होगा, और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में होगा। दैट इज W1/W2 = E1/E2 = Z1/Z2। नेक्स्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजी, क्योंकि अब हमें डिस्कस करनी है कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट जो ऑफर करता है उसका फॉर्मूला ρL/A। रो का मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज स्ट्रॉन्ग और वीक। एल का मतलब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन, और ए का मतलब एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्ज इन द इलेक्ट्रोलाइट। L/A का रेशियो कहलाता है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की वैल्यू किसी गिवन सेल के लिए बिल्कुल फिक्स होती है। जो फॉर्मूला आपको बताया रेजिस्टेंस का, उसमें से आप रो की वैल्यू निकाल लाइए, तो रो के लिए फॉर्मूला बन जाएगा R × A/L। यूनिट आएगी ओम सेंटीमीटर। अब अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट करनी है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी यानी रो की। रो का मतलब है रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए आपने रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल किया, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है R × A/L। R × A/L रो का फॉर्मूला है, और 1/रो निकालेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/R × L/A। तो कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला आ गया 1/R × L/A। अब ये जो 1/R होता है, ये 1/R कहलाता है कंडक्टेंस। केमिस्ट्री में कंडक्टेंस को C से रिप्रेजेंट करते हैं, और L/A हो गया आपका सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी यानी कि कापा के लिए फॉर्मूला आ गया K = C × L/A। कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला K = C × L/A। ऐसा यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर या फिर साइमन पर सेंटीमीटर। अब ये कंडक्टिविटी जो निकाली जाती है वो या तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाली जाती है, या फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाली जाती है। अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालते हैं तो बोली जाती है मोलर कंडक्टिविटी, रिप्रेजेंट करते हैं डेल M से। और अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाली जाती है तो बोली जाती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, रिप्रेजेंट करते हैं डेल EQ से। तो कुल मिलाकर के 2 टाइप की हो गई कंडक्टिविटी, एक मोलर कंडक्टिविटी और दूसरी का नाम है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी।